अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और यकनाशुद दो शुद्ध के बिजली की लोड शेडिंग में भी उसी तरह से इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ अब गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पंजाब के स्कूलों में तातीलात का भी ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से 14 अगस्त तक तातीलात होंगी। 15 अगस्त को दोबारा से जो है वो स्कूल खुले जाएंगे और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ये इस हुक्म का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। बिल्कुल हीट वेव के खदशात हैं, जिसकी बुनियाद पर पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 1 जून से तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा और साथ ही साथ टाइमिंग्स भी चेंज की गई हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो गर्मी से बचाया जा सके। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला आज किया है क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हसन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कि मुल्तान में गर्मी की शिद्दत कितनी है और लोड शेडिंग कितने घंटे हो रही है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा का दर्जा हरारत जो है हर गुजरते दिन के साथ जो है बढ़ने लगा है और मुल्तान शहर को भी शदीद गर्मी ने अपनी लपेट में ले रखा है। और मुल्तान शहर में बढ़ती हुई गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जो है मुल्तान के शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया और इस वक्त मुल्तान के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 4 से 5 घंटे की बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इसका दौरानिया जो है वो 6 से 7 घंटे तक बढ़ा दिया है। इस वक्त जब कोई शहरी हमारे साथ मौजूद है उनके साथ हम बात कर लेते हैं। जी सर, एक तो गर्मी है, ऊपर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, कितनी मुश्किलात है सर? एक तो कारोबार तबाह हो गए हैं। अब कारोबार करें, बिजली के बिल भरें, 5-5 घंटे बिजली लोड शेडिंग हो रही है। ऊपर से गर्मी, बच्चे गर्मी के अंदर परेशान होते हैं। ठीक है ना, हालात बहुत बुरे हैं, कारोबार भी तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल, इस वक्त बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो मुल्तान के शहरी हैं उनकी मुश्किलात जो है वो भी बढ़ने लगी है और मुल्तान के शहरी जो है वो हुकूमत से यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। जी, मुल्तान के बाद अब बात कर लेते हैं कराची की। यहाँ पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और आइंदा आने वाले चंद रोज़ में हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया गया है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं राउफनान से। राउफनान, बताएगा क्या सूरत हाल है कराची में गर्मी की और लोड शेडिंग की? जी बिल्कुल, शहर कराची में मौसम इंतहाई गर्म हो चुका है और दर्जे हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। मौसम इंतहाई गर्म है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, इतने ज़्यादा बिल आते हैं, क्या कहेंगे? जितनी बिजली हम कंज्यूम करते हैं उसके चार्जेस के 3 गुना ज़्यादा टैक्सेस लग के हमारे पास बिल आ रहे हैं। दूसरा, लोड शेडिंग का दौरानिया इंतहाई बढ़ चुका है और गैर एलानिया लोड शेडिंग रात को किसी भी वक्त चली जाती है। ना दिन में सुकून है ना रात में, और कारोबार बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हर किस्म के कारोबार पे इस पे इम्पैक्ट आ रहा है और बड़ी बुरी सूरत हाल है। मौसम की बात करूं तो इस वक्त 23 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 30 से 40% के दरमियान है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब कराची के अंदर सानवी तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी है और इम्तहानी मराकज़ में भी बिजली फराहम नहीं की जा रही। तमाम दावे धरे के धरे रह चुके हैं और पूरा कराची जो है वो इस वक्त मुतासिर हो रहा है और गर्मी की वजह से बिलबिला उठा है। जी, कराची में तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और वहाँ के मकीन काफ़ी परेशान हैं लोड शेडिंग की वजह से। कराची के बाद रुख करते हैं पेशावर का और बात कर लेते हैं काशिफ अजीज़ से। काशिफ, कहिएगा कि पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला समेत पेशावर में भी मौसम गर्म और खुश्क है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त पेशावर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। कल भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम महकमे मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में 16 और 17 तारीख को कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगर हम पेशावर की बात कर ले तो पेशावर में जो आइंदा एक हफ्ते के दौरान जो है मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, ये कहना है महकमे मौसमियात का। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा हुआ है। अगर हम पेशावर के बिश्तखरा की बात कर ले और बाड़ रोड के दीगर इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 15 घंटे तक पहुँच गया है। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ है और बिजली लोड शेडिंग की वजह से घरों में और मसाजिद में पानी नहीं है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी।
तो पेशावर से काशिफ अजीज़ हमें तमाम सूरत हाल बता रहे थे कि लोड शेडिंग में वहाँ इजाफा हो चुका है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग में कमी की जाए। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब हुकूमत इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक है और पंजाब हुकूमत की जानिब से अहसन इकदाम भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी अहकाम जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ जो गर्मी की शिद्दत है उसके बारे में भी NDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में भी पंजाब हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं कि फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके और लोड शेडिंग से भी महफूज बनाया जा सके। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल महमूद साहब, जो कि हैं रुकन वज़ीर आला पंजाब की एडवाइजरी कमेटी बराए तालीम। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और पंजाब हुकूमत की जानिब से 1 जून से तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों पर तो अमल दरामद हो जाएगा, क्या प्राइवेट स्कूल्स भी इस पर अमल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये हद दर्जा ज़रूरी है क्योंकि ये पंजाब के बच्चों की सेहत और उनकी ज़िंदगियों का मामला है। तालीम बहरहाल हर सूरत ज़रूरी है, मगर हमारी ऑनरेबल वज़ीर आला पंजाब और हमारे बर्दी एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, उनका इक्वल कंसर्न है बच्चों की सेहत और उनकी वेलबींग के लिए। तो हम इस बात को इंश्योर करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे दोस्त हैं, तालीमी इदारे हैं, वो इस बात को इंश्योर करेंगे और इस ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे। मुज़म्मिल साहब, हीट वेव के खदशात का इजहार किया गया आइंदा आने वाले चंद रोज़ में महकमे मौसमियात की जानिब से। मीनवाइल दूसरी जानिब अगर हम देखें तो स्कूलों में तातीलात का ऐलान तो हो गया, लेकिन जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, O लेवल है और दीगर जो स्कूल हैं वहाँ पर इम्तिहानात का सिलसिला भी जारी है, तो उनके लिए फिर क्या स्केड्यूल होगा? जी, वे इस तरह से है, जो कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम होता है वो आमतौर पे जो उनका मॉर्निंग की शिफ्ट है वो 1 आवर 1.5 घंटे या 2 घंटे का पेपर होता है, जो 9 बजे से इवेंचुअली 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। इसी तरह उनकी जो आफ्टरनून शिफ्ट है वो एग्ज़ाम ही 2 बजे के बाद शुरू होता है और वो 1-1.5 घंटे में वो पेपर भी ख़त्म हो जाता है और उनमें से भी मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। बहुत थोड़े से पेपर बाकी हैं, जो कि डेफिनेटली जिन बच्चों का मॉर्निंग में एग्ज़ाम होता है वो 1.5 घंटे में एग्ज़ाम देंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौसम के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ DG MET भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आने वाले दिनों में मौसम की हिद्दत के हवाले से क्या इत्तलात हैं? कहा यह जा रहा है कि हीट वेव के खदशात हैं, कब तक ये बरकरार रहेगी? ये अगला हफ्ता या उससे तो अगला हफ्ता भी जो है वो तकरीबन शदीद हीट वेव के चांसेस हैं। यानी टेम्परेचर आजकल 44 लाहौर 44 डिग्री सेंटीग्रेड और जो हमारे पंजाब के जनूबी इलाके हैं वो भी तकरीबन 45 तक है। जो है मुसलसल आज जो मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत हमें मिल रहे हैं वो 46 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। सिब्बी में भी टेम्परेचर इसी तरह ही है। KPK के इलाके जो हैं डेरा इस्माइल खान या बन्नू, यहाँ पे भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है, यानी 45 डिग्री। साहब, कल से इम्कान जाहिर किया गया है कि हवाओं के झक्कड़ भी चलेंगे, गर्द आलूद हवाएं चलेंगी पंजाब के मैदानी इलाकों में, तो इस हवाले से महकमे मौसमियात की क्या प्रेडिक्शंस हैं? आज जो है हमारे कुछ इलाके जो हैं, यानी आप कह सकते हैं कि बकर या सरगोदा तक इन इलाकों में जो है वो आंधी आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ऊपर पेशावर, इस्लामाबाद, यहाँ पे भी कुछ मौसम खराब होने का चांस है। लेकिन अगला जो है मंडे से पीर के दिन से ही जो है गर्मी की हिद्दत में एकदम काफी ज्यादा इजाफा होने के चांस है और पंजाब में भी टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड या जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे 50 डिग्री तक भी जाने के चांसेस है। तो सर बताइएगा कि गर्मी की शिद्दत कब तक रहेगी, ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा? ये देखें, गर्मी का मौसम है, अब इसको तो हम नहीं कह सकते कि जी मौसम कब तक रहेगा। गर्मियों का मौसम है तो गर्मी रहेगी, लेकिन दरमियान में कभी ऐसा वक्त ऐसे भी दिन आते रहेंगे कि जी आंधी आ गई या कुछ झक्कड़ चल गए, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता रहेगा। लेकिन गर्मी का ये जो मौसम है उसमें टेम्परेचर अभी बढ़ने के इम्कान हैं।
ٹھیک ہے، آپ کو ابھی پتہ ہے کہ ٹیمپریچر جو دن ہے کا وہ بڑھے دورانیہ- گا اور دن گرمی کا- کی شدت بھی بڑھے گی۔ مزمل صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح سے ابھی بات کر رہے ہیں صاحبزادہ خان صاحب کہ گرمی کی شدت میں ابھی مزید اضافہ ہوگا، ٹائمنگز بھی اسکولوں کی چینج کی گئی ہیں، اس حوالے سے کیا تمام اسکولوں کو سرکولر جاری کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یقینی بنایا جائے کہ یہ ٹائمنگ اوبے کی جائے؟ جی شور، ایسا ہی ہوا ہے، اور اس میں جو پیر سے جمعرات اور پھر ہفتے والے دن ٹائم جو ہے وہ 11:30 بجے تک ہے، اور جمعے والے دن 10:30 بجے تک ہے، اور انشاءاللہ حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں اسی ٹائم ٹیبل کو فالو کیا جائے، اور بچوں کی صحت کے معاملے کو اور ان کی ویل بینگ کے ایشو کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مزمل صاحب ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اسکولوں میں ٹائمنگ تو ٹھیک ہے اوبے ہو جائے گی، لیکن لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی یقیناً زیادہ ہو جاتی ہے اسکولوں میں، اگر بجلی نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ سرکاری اسکولوں میں حکومتی سطح پر اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں ایک تو یہ چیز انشور کی گئی ہے کہ تمام اسکولوں میں پنکھے جو ہیں تمام کلاس رومز میں آن ہوں گے، بچوں کو کسی کھلی جگہ پر نہیں بٹھایا جائے گا، تاکہ ان کی صحت اور اس حوالے سے جو ہیٹ ویو ہے اس میں اس بات کو انشور کیا جائے کہ کسی طرح سے بھی ان کی صحت متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مزمل محمود صاحب موجود تھے اور صاحبزادہ خان صاحب ہمیں موسم کا احوال بتا رہے تھے کہ گرمی کب تک رہے گی اور ہیٹ ویو کے کیا خدشات ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ میں کون کون ٹیم کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ تو 15 نام فائنل کر لیے گئے ہیں۔ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں آئندہ ماہ منعقد ہونے والے ورلڈ کپ T20 کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے 15 کھلاڑیوں کے حوالے سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ انگلینڈ میں موجود 18 رکنی ٹیم میں سے 3 کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ میں بطور ٹریول ریزرو لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستانی اسکواڈ میں 5 فاسٹ بالرز، 4 آل راؤنڈرز، 3 وکٹ کیپرز، 2 بیٹرز اور 1 اسپنر شامل ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ T20 ورلڈ کپ ہونے کے لیے جا رہے ہیں جس کے لیے ٹیم بھی اناؤنس کر دی گئی ہے، کتنا بیلنس ہے آپ کے خیال میں یہ ٹیم، اور جس طرح سے کارکردگی حالیہ چل رہی ہے یا گزشتہ چند میچز میں آپ نے دیکھی ہے، کیا پریڈکٹ کریں گے ٹیم کے لیے؟ بہت شکریہ۔ میں ٹیم کے توازن پہ بھی بعد میں بات کروں گا، اور جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پہلے بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ باقی جو کرکٹ بورڈ تھے انہوں نے کافی عرصے سے، کم از کم ہم سے اکثر نے پہلے ٹیم اناؤنس کر دی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کس گو مگو کا شکار رہے ہیں۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کسی کرکٹ بورڈ میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ اعتماد کی کمی کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے سربراہ جو ہے وہ آئرلینڈ سے ایک میچ ہارتا ہے، وہ جہاز پکڑتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے ایک عجیب و غریب سا اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہم جیتیں گے T20 کا ورلڈ کپ تو وہ ہر ایک کھلاڑی کو $1 لاکھ ڈالر دیں گے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں نا مرسنری قسم کے جن کو پیسے دے کے آپ لڑا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ملک کے لیے کھیلنا جو ہے نا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اصل جوش اور جذبہ کھیلنے کا جو ملک کے لیے آتا ہے وہ ملک کی محبت میں آتا ہے، ملک کی عزت کے لیے آتا ہے، اپنے وقار کے لیے بھی آتا ہے۔ پیسوں سے نہیں جذبے پیدا ہوتے۔ پیسے تو ٹھیک ہے جب آپ جیتیں گے سب کو پتا ہوتا ہے کہ نوٹ نچھاور ہو جائیں گے اور انعامات کی بارش ہو جائے گی، تو اس قسم کی یہ بچگانہ قسم کے جو اعلانات ہے وہ میری طبیعت میں تو بالکل سمجھ میں نہیں آتے، نہ ہونے چاہیے۔ اور اگر ہم ٹیم کی بات کریں جو جس حوالے سے آج اعلان بھی کیا گیا کہ کون کون ٹیم کا حصہ ہوگا، سر اگر ہم بابر اعظم کی بات کریں تو اس سے پہلے وہ ایشیا کپ جب ہوا تب وہ کپتان تھے، ورلڈ کپ میں بھی وہ کپتانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اس کے بعد انہیں تبدیل کر دیا گیا، اب دوبارہ سے وہ کپتان ہیں اور T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بابر اعظم کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ پاکستان کو چیمپئن بنا سکے یا ٹرافی جتوا سکے، کیونکہ ماضی میں ان کی پرفارمنس بطور کپتان اتنی متاثر کن نہیں تھی؟ جی بابر اعظم ہو یا کوئی اور ہو، اس کے پاس جب وہ کپتان بنے گا تو اس کو موقع ملے گا اپنی کارکردگی دکھانے کا۔ اس لحاظ سے یقیناً بابر اعظم کے پاس موقع ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں
उनको भी क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल और क्रिकेट टीम के मामलात की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो भी समझ आती है। अब आप किसी भी क्रिकेट के माहिर क्रिकेट के शाइक से बात कर लें तो वो ये कहेगा कि टीम में सब अच्छा नहीं है। और सब अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझते हैं कि बाबर आजम हैं, वो उनकी इंतहाई पसंदीदगी अपने साथी रिजवान के साथ है, और रिजवान जो है और बाबर जो है वो मिल के एक किस्म का एक ग्रुप सा बन जाता है। जो कोई उनके साथ ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाता है उसकी तरफ तवज्जो होती है और दूसरे लोगों की तरफ तवज्जो नहीं होती। ये तासुर जो है टीम के अंदर से बाहर निकलता है, मीडिया तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, साथी खिलाड़ियों तक पहुंचता है। तो अगर ये कैफियत वैसे ही है, अब मैं तो ज़ाती तौर पे इस कैफियत के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी जो टीम को और क्रिकेट को कवर कर रहे हैं वो लोग इस किस्म की बात करते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की बात है तो बाबर अपनी तमाम मेहनत के बावजूद भी मैं समझता हूँ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जब तक टीम में इत्तेफाक ना हो, टीम में इत्तेहाद ना हो, टीम में एक दूसरे के बारे में गलतफहमियाँ ना हो, उस वक्त तक टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकती। और अभी भी जो कुछ देखने में आया है, आयरलैंड के बारे में खिलाफ जो मैच खेले गए हैं, दूसरे मैच भी खेले गए हैं, तो मैं तो इस टीम की कारकर्दगी से मुतासर नहीं हुआ हूँ। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब यही होगा कि मौका जो है बाबर के पास ना होने के बराबर है। काली साहब, परफॉर्मेंस आपके ख्याल में जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर ना हो तो ये जो है वो डिपेंड करता है पीसीबी के तमाम तर मामलात के हवाले से। वहाँ पर पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं है। चेयरमैन पीसीबी कुछ अरसे के बाद चेंज हो जाता है और अब की बात जो चेयरमैन पीसीबी आए हैं इन्होंने तो पूरे पीसीबी को बदल दिया, सिलेक्शन कमेटी को जो है वो बदल दिया। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी पीसीबी के अंदर होनी चाहिए ताकि पॉलिसीज़ जो हैं वो सही तौर पर काम कर सके? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, पीसीबी के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बड़ी इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप अंदाज़ा करें इनकलाबी तब्दीलियों का कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी बनी है उसमें तकरीबन 7 खिलाड़ी हैं और सारे 7 मेंबर है और सारे के सारे खिलाड़ी भी नहीं है। मेरा ख्याल है कोई एक आध नॉन क्रिकेटर भी शामिल है। और मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि उस सिलेक्शन कमेटी का सरबराह ही कोई नहीं है, वो आपस में ही गपशप करके टीम का सिलेक्शन करेंगे। और उसकी वजह भी मैंने ख़ास तौर पे किसी से पूछी थी कि ऐसे क्यों है। उन्होंने बताया कि जी हर एक खिलाड़ी जो है वो उसका चीफ सिलेक्टर बनने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन चूँकि क्रिकेट बोर्ड की अपनी ख्वाहिश ये थी या सोच ये थी कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाब रियाज जो हैं वो ही चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनसे सीनियर खिलाड़ी उसके मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के, तो लिहाजा ये तय किया गया कि कोई भी उसका चेयरमैन नहीं होगा और वहाब रियाज जो है वही काम को चलाएंगे। आप भी देखें उनकी जब कमेटी की होती है मीटिंग तो वहाब रियाज जो है वो मरकज़ी नशिस्त पे बैठे होते हैं। अजीब व गरीब किस्म के तजादात हैं जो आज तक खाली साहब ये वहाब रियाज के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी सामने आ रहे थे और अब भी यकीनन आ रहे हैं। उनकी अगर उनका करियर देखा जाए तो कोई इतना ज़्यादा मुतासिर कुन भी शायद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन पर इतनी नवाजिशात क्यों हो रही हैं? मेरा ख्याल ये है कि वहाब रियाज साहब जो हैं वो हमारे मौजूदा जो सरबराह हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनके बड़ी करीबी दोस्त या ताल्लुक़ वाले हैं। मज़ीद मेरा ख्याल ये है कि उन्हीं के उकसाने पे उन्होंने क्रिकेट बोर्ड का ओहदा भी कबूल किया है, और मज़ीद मेरा ख्याल ये है कि उन्हीं के ज़िम्मे सब कुछ होगा और उन्हीं की देखने के अंदाज से चेयरमैन साहब भी देखेंगे, इसलिए उनकी तो अहमियत है। आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप सिलेक्शन कमेटी में उसको मोहम्मद यूसुफ को डाल लें, चाहे अब्दुल रज़ाक को डाल लें, चाहे किसी को डाल लें, होगा वही जो वहाब रियाज चाहेंगे, और जो वहाब रियाज चाहेंगे वही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चाहेंगे। तो इस किस्म की सूरत होगी तो कहाँ की सिलेक्शन है, कहाँ का मेरिट है और कहाँ की टीम है। मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं कि जब तक मेरिट पर फैसले नहीं होंगे टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी। बाबर आजम के पास एक और मौका है कि वो बतौर कप्तान अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें और इस इवेंट में कामयाब हों। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।
सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और कराची से खबर शामिल करते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम, कत्ल गारत समेत मुख्तलिफ वाक़यात को कराची पुलिस रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अगर कराची में गुज़श्ता 4 माह की बात की जाए तो कराची में मुख्तलिफ जराइम के 28,160 वाक़यात रिपोर्ट हुए। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 7,470 अफराद से डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीने, अगवा बराए तावान के 38 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में 213 अफराद को कत्ल कर दिया गया, 3,359 मोटरसाइकिलें छीनी और 16,000 से ज़ायद चोरी की गई। जहां हर गुजरते दिन के साथ ये क्राइम इंडेक्स मजीद तशवीशनाक होता चला जा रहा है और इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ पुलिस की जानिब से दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से की जाती हैं वो भी कारगर साबित नहीं हो रही हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शामिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानेंगे। कलीम इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक आईजी सिंध हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। शामिर, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो गुज़श्ता चंद अरसे के दौरान आदाद शुमार सामने आए हैं कितने तशवीशनाक हैं और इस हवाले से जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, अगर स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ मुख्तलिफ जराइम की बात की जाए तो सिर्फ इन 4 माह के दौरान ही 28,100 से जायद वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। इसी के साथ अगर कत्ल गारत गिरी की बात की जाए तो 213 अफराद ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल कर दिए गए, जबकि सिर्फ अगर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए तो तकरीबन 60 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम के दौरान या फिर डाकुओं की फायरिंग से कत्ल कर दिए गए हैं। तो ये यकीनी तौर पे ये जो इजाफा है जराइम का बढ़ता हुआ रोज ब रोज एक तशवीशनाक है। लेकिन अगर मौजूदा दिनों की बात की जाए तो मौजूदा दिनों में या फिर मई के महीने में इस क्राइम में किसी हद तक कमी देखने में आई है। इससे पहले 4 माह के दौरान जराइम का गिराव जो है वो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा था। असलहे का जो आज़ादाना इस्तेमाल है ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि शहर में न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के लिए असला बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो रहा है बल्कि आम वारदातों में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 213 अफराद मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात में कत्ल हुए, तो ये असला भी जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी एक बड़ी तशवीश की बात है कि शहर में इतना आज़ादाना असले का इस्तेमाल हो रहा है। इसको रोकने के लिए इक़दाम कई किए जा रहे हैं, CCTV को ताक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शहर में जो ये असले का इस्तेमाल है इसको रोकने में जो है नाकामी का सामना हो रहा है। साथ साथ मोटरसाइकिल लिफ्टिंग है, गाड़ी की लिफ्टिंग है, इसमें भी जो है वो कोई नुमाया कमी नहीं आई। लेकिन मई के महीने में कह रहे हैं कि इन जराइम की वारदातें भी जो है ये जराइम की वारदातें भी कम रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन अगर रवा साल की बात की जाए तो तकरीबन 550 से जायद गाड़ियां जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई हैं, जबकि 3,000 से जायद मोटरसाइकिलें छीनी गई। जराइम की वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं। कलीम इमाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, कराची में जो भी सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो सबके सामने है। जराइम की वारदातें रिपोर्ट भी हो रही हैं, लोग वहाँ पर कत्ल हो रहे हैं। कहिएगा कि वसाइल की कमी है या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत इस मामले को टैकल करने में संजीदा नहीं है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये हमेशा मालूम करने की कोशिश करें कि जराइम हो क्या रहे हैं और उसके असबाब क्या हैं। पहला तरीका जराइम को रोकने का ये है, दहशतगर्दी को रोकने का तरीका ये है कि आप मालूम करें कि कोई ये वजह है क्या इसकी। आपके सवाल का जवाब ये है कि कराची में नॉन काइनेटिक या जो सिविक एम्यूनिटीज़ के हवाले से रिस्पॉन्स है वो बहुत ही कमज़ोर और ना होने के बराबर है। मसलन आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, रोड स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग्स के इश्यूज़ हैं, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है और गुर्बत है, इन्फ्लेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई शख्स जराइम करता है। ये सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हमें जराइम रोकना है तो हमने इन सारी चीज़ों पे काम करना है। पूरी दुनिया में ऐसा ही मॉडल है। दूसरा आपका सवाल ये है कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस को देखें, नए तरीके ढूंढने हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बिलखसूस कराची के हवाले से मैंने पिछले दिनों आर्टिकल भी लिखा स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम कराची में कम हो या ओवरऑल आप समझते हैं कि, तो उसका एक प्लान मॉडल्स मौजूद हैं। सिंपल सा तरीका है, और जो ऑफिसर लगाएं उसको टेन्योर दें, सबसे अच्छे ऑफिसर को लगाएं, टेन्योर दें, उसकी ट्रेनिंग करें, उसको रिसोर्सेज दें, उसको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दें। मसलन आप कराची का हाल देख लें कि इमरान याकूब मिनास एक बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे अफसर हैं। इस वक्त गुलाम नबी साहब भी पाकिस्तान की PSP के कैडर में एक बहुत अच्छे अफसर समझे जाते हैं। मसला ये है कि आपने इमरान याकूब मिनास को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है कराची का, CTD भी वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, और आप समझें कि वो कराची भी, यानी एक हॉकी की टीम में एक शख्स लेफ्ट आउट भी खेल रहा है और राइट आउट भी खेल रहा है।
ये कैसे हो सकता है? फिर आप इन CCPO को पूरी जो है उनको पावर दें कि SHO अपने मर्जी के लगाएं, SSP अपने मर्जी के लगाएं और फिर उनसे प्लान लें, फिर उनको अकाउंटेबल ठहराएं। ये दूसरा एस्पेक्ट है इसको रिस्पॉन्ड करने का। देखिए कराची में आपको स्पीडी कोर्ट्स बनाने होंगे स्ट्रीट क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए, जो आपके अभी कलीम साहब, ये पुलिस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है इसकी तो ज़रूरत है ही, लेकिन एक बहुत अहम जो नुक्ता जो जिसकी जानिब शामिर ने भी अभी इशारा किया कि असलहे की बहुतात यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, नाजायज़ असलहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से ये क्राइम में इजाफा होता चला जा रहा है। तो इस असलहे को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आता कहाँ से है? देखें मैं सिर्फ वो बात मुकम्मल कर दूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये 6-7 चीजें आप करेंगे ना, इससे फर्क पड़ेगा। आपने स्पीडी कोर्ट्स बनाना है, फौरन सजाएं देनी है, आपने सेफ सिटी बनाना है, फॉरेंसिक्स बेहतर करनी है, ये सब चीजें। असला कहाँ से आ रहा है? असला सबको पता है कि ये लोकल असला है, ज्यादा से ज्यादा सादा या दर्जे इस इलाके से ये बनता है, यहाँ तक पहुँचता है और ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसको रोकें, वहाँ रोकें, यहाँ आने से रोकें, और जब ये पकड़ा जाए तो वहाँ तय तक जाए कि ये सप्लाई कौन कर रहा है, ये सबसे ज्यादा अहम चीज है। दूसरा, पुलिस को आपने ना हैंडी बनाना है। ये सब SMG लेके घूम रहे हैं। SMG 4 किलो का एक वेपन है जिसको कैरी करना बहुत मुश्किल है और वो कम्बैट के लिए इस्तेमाल होता है। जब मैं IG सिंध था उस वक्त मैंने कहा था इनको पिस्टल फोर्स दें ताकि भाग सकें, रोक सकें, काउंटर कर सकें और कोलेटरल ना हो कि कोई और शहरी जख्मी ना हो। तो असला रोकने का जो तरीका है वो यही है कि इसकी सप्लाई रोके। आप मालूम करें ये माफियाज हैं कौन और जब पकड़े जाएं तो तय तक। अच्छा सर, ये तो आप माफियाज की बात कर रहे हैं, असलहे की सप्लाई हो रही है, ये तो बहुत एक बड़ा जराइम है। लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पर हिरासानी के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, गली मोहल्लों में ख़वातीन के साथ, उनका भी सदेबाब जो है वो सिंध पुलिस नहीं कर पा रही। देखिए सिंध पुलिस इसलिए नहीं कर पा रही कि क्या सिंध पुलिस में तैनाती मेरिट पे हो रही है? क्या उनके पुलिस चीफ को पूरा इख्तियार है? क्या सबसे अच्छे अफसर आपने टीम में लगाए में? आपको बाबर आजम चाहिए ना, जिस तरह क्रिकेट टीम में मैच जीतने के लिए आपको बेहतरीन अफसर चाहिए कराची में, सिंध में। क्या आपने सबसे बेहतरीन अफसर लगाए हैं? उनका एहतसाब हो रहा है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा, ये आपने जो अच्छी बात की, कम्युनिटी पुलिसिंग आप कर रहे हैं, मोहल्ले की कमेटीज बनी हुई हैं कि हरासमेंट, बुलिंग और ये जो ठगरी के जो वाकया हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आपने उनकी इंटेलिजेंस बनानी है। लेकिन CPLC एक काम करता था, CPLC रुका हुआ है किसी बहुत हद तक। आपने एक्चुअल कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है। हर मोहल्ले वालों को पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन रह रहा है, रेंट का सिस्टम देखना है, टेनेंसी का सिस्टम देखना है, होटल आई का सिस्टम देखना है। कम्युनिटी को बहुत ज्यादा आपने इन्वॉल्व करना है और कम्युनिटी में आपने ट्रस्ट डेवलप करना है। किसी ने इत्तला दी, उसका नाम नहीं पता चलना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है और जो कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता। लिहाजा दहशतगर्दी के केसेस और हाई क्रिमिनलिटी के केसेस में लोग जो हैं बरी हो जाते हैं। अच्छा सर, यही तो प्रॉब्लम है कि कवानीन बन जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। हमारे साथ सैयद इमाम कलीम साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे शाहमीर हमें तमाम बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं कि सरगोदा में सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए बवाले जान बन गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का पानी गलियों में बहने से ताफुनज़दा माहौल से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सरगोदा में शौकत पार्क, ओल्ड सैटेलाइट टाउन और बशीर कॉलोनी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। न सिर्फ गटरों के ढक्कन गायब हैं बल्कि किसी भी वक्त किसी बड़े सानहे का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। जहाँ गंदे पानी से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों ने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। इसी बारे में एक रिपोर्ट हमारे सब पास मौजूद है, वो देख लेते हैं। जी, यूँ तो सरगोदा शहर जो है ये मसाइल की अमाज का बन चुका है, लेकिन अगर हम सीवरेज के मसले की बिलखसूस बात करें तो सीवरेज का मसला जो है अपने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ। तो गलियों और सड़कों में जगह जगह जो है वो गटर उबल रहे हैं और गटरों का पानी जो है वो नालियों का पानी जो है वो गलियों और सड़कों पर मौजूद है, जिससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं शहरियों की जानिब और उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल उनको दरपेश है सीवरेज के हवाले से। बिजली का ही नहीं, गटर साढ़े 12 गटर है ही कोई ना, दलील हो गए, देश और प्रदेश का रास्ता हमेशा ब्लॉक रहता है। और जब से ये सीवरेज का निज़ाम बनाया गया और रास्ता बंद था और टूटे हुए पाइप डाल दिए गए या उसमें कोई निकासी हुई नहीं है। तकरीबन 20-25 साल से ऐसे ही चल रहा है। हुकूमतें चेंज हो जाती हैं लेकिन हमारे हालात नहीं चेंज हुए हैं। यहाँ पे जो ये गटरों का पानी है ये हमारे वाटर सप्लाई है, वाटर का जो पानी है, वाटर सप्लाई का जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। जब पानी खड़ा हो जाता है और बारिश आ जाती है
तो ऐसा माहौल हो जाता है कि जैसे आपको कश्तियाँ लेके बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी दुकान के आगे इतना पानी है कि गाहक आना भी दुश्वार है, इतनी मुश्किलात हैं, मच्छर इतने हैं, बेबा के बैठ नहीं सकते। गलियों में पानी खड़ा हुआ है, गटर ऊपर रहा, सारा पानी गली में फैला हुआ है। हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो इसमें गटरों में गिरते हैं, गंदे होकर अंदर जाते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियां मच्छर की बहुत बदबू फैली हुई है। सरगोदा की इंतजामिया वही रवायाती राग जो है वो अलाप रही है वसाइल की कमी वाला, लेकिन दूसरी तरफ जो सरगोदा के शहरी हैं वो सीवरेज की वजह से मसाइल का शिकार हैं। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है और सरगोदा की इंतजामिया से यही गुजारिश है कि खुदारा इस मसले का हल निकालें ताकि शहरी इस मुश्किलात से निजात हासिल कर सकें। जी इम्तियाज़ मेकन की आपने रिपोर्ट देखी, वो बता रहे थे कि सरगोदा की इंतज़ामिया वसाइल का रोना रोती है, लेकिन अगर उनके पास वसाइल हों भी तो वो कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से कुछ करें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि पंजाब के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर और दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का फैसला कर लिया है। जहां बसें चलाने का ऐलान गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली इजलास में सामने आया। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बहुत एक अच्छा इकदाम है जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। इस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के खदोखाल क्या होंगे? थैंक यू जी, मुझे शो पे बुलाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा इशू है जो कि बड़े अरसे से ना पंजाब के अंदर सारे मेजर अर्बन सेंटर्स के अंदर ये इग्नोर होता आ रहा है। एक स्कीम शुरू हुई जिसके तहत मेट्रो बसेस का एक सिस्टम बनना शुरू हुआ, ऑरेंज लाइन बनी, 4 मेट्रो बसेस बनी, सारा हमारा एक सिस्टम बन गया। उनके साथ हमने फीडर रूट्स ऐड करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो बीच में एक रिजीम चेंज आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो काम सारा रुक गया। अभी लाहौर के अंदर अगर खाली बात करें तो 1580 बसेस की जरूरत है फीडर रूट्स के ऊपर चलाने के लिए, जिसमें सिर्फ 168 काम कर रही है। हमारे पास अपनी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी है, आपको पता है कि थोड़ा सा वो पाकिस्तान में जिस तरह की इकॉनमी चल रही है, हमारे पास इतना ज्यादा रेडी कैश नहीं है कि हम सारी बसेस इकट्ठे ऐड कर सकें। लेकिन हमने एक नई स्कीम बनाई है 630 बसेस की, जिसमें से 27 इलेक्ट्रिक बसेस एज ए ट्रायल हम मंगा रहे हैं लाहौर के रूट पर चलाने के लिए, जो कि इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर तक लाहौर की सड़कों पर चलती है, आपको नजर आएगी। उसके अलावा जो 603 बसेस और पीछे बचती हैं वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जिसके अंदर लाहौर के लिए 300 बसेज हैं, रावलपिंडी के लिए 78 बसेज, फैसलाबाद के लिए 100 बसेज, 42 बसेज बहावलपुर के लिए, और इस तरह मुल्तान के लिए फिर अगेन 100 बसेज। इनसे हम ये करेंगे कि जो हमारी ऑलरेडी वहाँ पे BRTs और मेट्रोस चल रही हैं उनके कनेक्टेड रूट्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से आवाम के लिए काफी आसानी आएगी। और ये सारी अब हम जो बसेस इंपोर्ट करेंगे, हमारा उसमें फॉर्मूला यही है कि हमने अब सारी जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमने बसेस मंगानी है। इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक बसेस हैं और कुछ डीजल हाइब्रिड हैं, जो कि माहौल दोस्त भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम आने वाले जो चंद साल हैं उसके अंदर एक तो जितने अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर जो बसों की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करे, ताकि आवाम के लिए सहूलत पैदा हो। कहिएगा कि माजी में हमने देखा है कि LTC के तहत मुतादिद बसें चलाई जाती थीं जो कि कुछ अरसे के बाद बंद हो गईं। इस नए मंसूबे की मुद्दत कितनी होगी और इस हवाले से क्या प्लानिंग है? देखिए 2012 के अंदर आपकी बात दुरुस्त है, उस टाइम पे एक CNG का बूम आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो एरोनिक नाम की कंपनी थी जिन्होंने यहाँ पर हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम गए और उन्होंने वो बिड विन की और उन्होंने यहाँ पर काफी सारे रूट्स के ऊपर अपनी CNG कोस्टर्स चलानी शुरू कर दी। मकसद तो ये था कि आवाम को सहूलत दी जाए, लेकिन वो समझ ये आई बाद में चलने के बाद, वो शायद मालिकान को भी ऐसा लगा कि शायद उनके पैसे पूरे नहीं हो रहे और दूसरी बसें जो थी वो बड़ी उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो वो ज्यादा देर चल नहीं सके और वो रूट हमें बंद करने पड़े। उसके लिए फिर हमने जो 168 बसें चलाई हैं वो हमने तब इसीलिए चलाई थी ताकि जो रूट्स बंद हुए हैं वहां पे आवाम को दुश्वारी ना हो। तो उन्हीं रूट्स जो कि पहले ये एरोनिक वाली बसेस हमारी CNG AC कोस्टर्स चल रही थी, वहीं पे ये रूट चलाए गए। लेकिन अभी हम डीजल हाइब्रिड बसेस के ऊपर जा रहे हैं और जिस तरह हमारा पुराना मॉडल चल रहा है मेट्रोस के ऊपर भी और फीडर रूट्स के ऊपर भी, तो आपने देखा है कि वो मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से चल रहा है। वो पहला ट्रायल एंड टेस्ट में थोड़ा सा हमारे से हो गई, शायद डिपार्टमेंट से थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन अभी इंशाल्लाह वी वेरी श्योर कि बसेस चलेंगी तो कम से कम 10-12 साल तक इनकी लाइफ है, जो कि ऑलरेडी बसेस चल रही है। फरमाइएगा, ये नया सिस्टम जो है ये प्योरली पंजाब हुकूमत के तहत चलेगा या इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा? नहीं, देखें हमारा जो मॉडल है वो ये है कि हम अभी जो बसेस इंपोर्ट कर रहे हैं वो हुकूमत खुद खरीद रही है। आगे हमारे पास ऑपरेटर जरूर मौजूद हैं, जिस तरह कहीं पे वीडा चल रहा है, कहीं पे डेबू चल रहा है, कहीं पे कोई और कंपनी चल रही है जो कि मेट्रो बस भी ऑपरेट कर रहे हैं और फीडर रूट्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। हम डेफिनेटली उनके दरमियान बिडिंग कराएंगे, जो वो बिड विन करेगा फिर वो उन बसेस को ऑपरेट करेगा, लेकिन वो कम्प्लीटली उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। अब हमने सिस्टम उसको चेंज कर दिया हुआ है, गवर्नमेंट उसके अंदर हर लेवल पे इन्वॉल्व होती है ताकि ये ना हो कि वो बसेस जो है किसी टाइम पे खराब होकर खड़ी हो और हमें पता भी ना हो। तो हम उसकी जो मेंटेनेंस से चार्जेस हैं और चीजें हैं, जिस तरह उनको प्रॉपर तरीके से हमें चलाना चाहिए, हम
अच्छा सर, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये नया मंसूबा शुरू किया गया है, इन बसों का किराया कितना होगा? किराया तो आपने जो पूछा वो तो ऐसे ही है कि आप जानते हैं कि 30 से 50 रुपए के दरमियान किराया पहले भी डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि प्योरली डीजल से हट के हम डीजल हाइब्रिड के ऊपर आ रहे हैं, तो हमारी माइलेज उसके अंदर ऐड होगी, तो हम कोशिश करेंगे किराए को हम मेंटेन ही करें या कम करें ताकि आवाम को सहूलत हो। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि प्रॉफिट के लिए कोई कंपनी करती है। ये बिजनेस हुकूमत जो है सब्सिडी के ऊपर चला रही होती है, क्योंकि ये इसके अंदर आवाम की सहूलत शामिल है। ये सारे सिस्टम जो 5 चल रहे हैं हमारे और ये फीडर रूट चल रहे हैं, इस पे तकरीबन 10 लाख लोग रोज सफर कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट सालाना हम 10-12 रुपए की सब्सिडी हुकूमत पे करती है। तो एक सब्सिडाइज सिस्टम है। जैसे जैसे बसेस ऐड होंगी, हाँ ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो डीजल के ऊपर हमें सब्सिडी देनी पड़ती है जिसमें हुकूमत के पैसे लगते हैं, डीजल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक के अंदर वो सारी सब्सिडी कम हो जाएगी। तो उसमें अगर बसेस ऐड भी होती जाएंगी तो इंशाल्लाह सब्सिडी का नंबर आप देखेंगे कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा वजन नहीं बनेगा और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल अकबर खान, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हमारे साथ थे। उम्मीद करते हैं कि ये मंसूबा पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।